उसके जाने के बाद अभिषेक ने अपनी सूट जैकेट की जेब से विवाह प्रमाण पत्र निकाला जो उसे अभी अभी मिला था। अभिषेक की उंगलियां उस पर हल्के से फिरीं। काफी देर बाद वह उठा और उसे बड़े करीने से तिजोरी में रख दिया। अस्पताल में कीटाणुनाशक की गंध अभी भी हर जगह थी। बेला के गहरे कोमा से जागने से पहले प्रिया लगभग 2 घंटे तक कमरा V1 में इंतजार करती रही। इस बार उसकी हालत बेहतर थी। कम से कम उसमें हाथ उठाने की ताकत तो थी। माँ, तुम आखिरकार जाग गई। डॉक्टर अभी अभी आए हैं और मैंने सभी सर्जरी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम कुछ दिनों में सर्जरी करवा सकती हो। कागजातों पर हस्ताक्षर करते समय वह इतनी उत्साहित थी कि वह मुश्किल से कलम पकड़ पा रही थी। प्रिया की खुशी के विपरीत बेला ने बस भौहें सिकुड़ीं। प्रिया, सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने उधार लिए थे। प्रिया जाहिर तौर पर अपनी माँ को सच नहीं बताएगी, लेकिन ये कहना कि उसने उधार लिया है बिल्कुल झूठ नहीं था, क्योंकि अब वह अभिषेक के पैसे से सर्जरी करवा रही थी। लेकिन जब उसके पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे तो वह उसे वापस कर देगी। ये 10 लाख है न? कौन तुम्हें उधार देगा? बेला ने कहा और वह बैठने की कोशिश करने लगी और परेशान हो गई। सच बताओ, क्या तुम्हें ये पैसा किसी गलत तरीके से मिला है? नहीं, प्रिया के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने कहा, मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ। उसने मुझे उधार दिया है। ये सुनकर बेला और भी परेशान हो गई। नहीं, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, उसे उसके पैसे वापस कर दो। प्रिया ने असहाय महसूस करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। माँ, सर्जरी न करवाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं मर जाना पसंद करूंगी बजाय इसके कि तुम किसी आदमी का पैसा खर्च करो। क्या मैंने तुम्हें हमेशा नहीं बताया है कि आदमी अच्छे नहीं होते? खासकर अमीर लोग, वे भरोसेमंद नहीं होते। बेला को भी उसी तरह धोखा दिया गया था। शादी से पहले उसके पति ने मीठे मीठे वादे किए थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उसने उसे धोखा दे दिया। उसने शादी के बिना ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? प्रिया बहुत थक गई थी, इसलिए वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसने अनिच्छा से अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की। मेरे पिताजी मर चुके होंगे और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। उसने एक सांस ली और अपनी माँ के हाथ को धीरे से सहलाया। माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं निश्चित रूप से उसे वापस कर दूंगी, ठीक है? वह तलाक होने तक अभिषेक के साथ अपना कर्ज चुकाने का प्रयास करना चाहती थी। अपनी बेटी का थका हुआ चेहरा देखकर बेला केवल एक लंबी सांस ले सकी। माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लिया है। वह जानती थी कि उसे अपनी बेटी को हमेशा पुरुषों के डर से नहीं भरना चाहिए। आखिरकार वह किसी दिन शादी तो करेगी, लेकिन उसे डर था कि उसकी बेटी मूर्खता के कारण फिर से आहत न हो जाए। तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हारी सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम फिर से चलने में सक्षम हो सकती हो। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे लिए पास्ता बनाओगी। मुझे इसकी याद आती है। ठीक है, बेला ने सिर हिलाया, फिर अचानक कुछ सोचा। अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्रिया हैरान रह गई और जल्दी से अपनी नज़रें हटाकर सेब छीलने लगी। वह कंपनी में बहुत व्यस्त है। ठीक है, तुम्हारे पिता की तरह। माँ, उसने धीरे से बीच में टोका। हर कोई उसके जैसा नहीं होता। कम से कम उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अभिषेक उस तरह का व्यक्ति नहीं है। बेला को लगा कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड का बचाव कर रही है। उसने तुरंत भौहें सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने प्रिया द्वारा दिया गया सेब भी नहीं लिया। बाहर आसमान धीरे धीरे काला पड़ रहा था। अपनी माँ की देखभाल करने के बाद उसे अगली सुबह जल्दी काम पर लौटना था। इसलिए जब उसकी माँ सो गई तो प्रिया अस्पताल से चली गई। बाहर निकलने के बाद उसने टैक्सी पकड़ने से पहले गहरी सांस ली और अभिषेक के घर की ओर चल पड़ी, जैसा कि उसने बताया था। जैसे ही वह उतरी, उसके बैग में रखा फ़ोन बजने लगा। यह एक ऐसा नंबर था जिसे वह पहचान नहीं पाए। क्या तुम घर पर हो? अभिषेक की गहरी और चुंबकीय आवाज़ इतनी अलग थी कि कोई भी उसे गलत नहीं समझ सकता था। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे एक आखिरी मिनट के कार्यक्रम में भाग लेना है, इसलिए मैं बाद में वापस आऊँगा। तुम पहले अंदर जाओ, उसने रुककर कहा। दरवाजे का कोड 0825 है। कोड के अचानक उल्लेख से चौंककर वह सहमत होने से पहले झिझकी। प्रिया ने अंदर प्रवेश करते समय अपने जूते बदलते समय सोचा कि 0825 के पीछे का अर्थ शायद उससे कहीं अधिक गहरा था जितना उसने शुरू में सोचा था। उसने टैटू नहीं हटाया या कोड नहीं बदला, जिसका मतलब था कि यह व्यक्ति अभी भी अभिषेक के लिए मायने रखता है। इसलिए जब उसने कहा कि उसे शादी के लिए साथी की ज़रूरत है, तो शायद यह उसके दिल में इस व्यक्ति के लिए द्वेष था। यह शायद हीथर नाम की वह वकील थी जिसका किरण ने उल्लेख किया था। प्रिया को यकीन नहीं था कि वह इस समय कैसा महसूस कर रही थी। सबसे अधिक संभावना है कि उसे एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसने अपना कोट उतारने और अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू करने की योजना बनाई।
हालांकि जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नज़र दालान में अभिषेक के सहायक द्वारा भेजे गए कॉन्डोम के एक बड़े बैग पर गई। बड़ा कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वहां कम से कम 1 दर्जन डिब्बे थे जो अलग अलग रंगों के थे। प्रिया ने सहज रूप से कुछ बार खांसी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह जल्दी से उस जगह से दूर चली गई, जैसे कि किसी वायरस से बच रही हो। कंपनी के आंतरिक सॉफ्टवेयर पर किरण ने प्रिया को ऑनलाइन देखते ही तुरंत मैसेज किया। फोन पर वह पुरुष आवाज़ कौन थी? अस्पताल के डॉक्टर। प्रिया ने उसे इस बारे में न बताने का फैसला किया। ये गर्व करने लायक बात नहीं थी। अनुबंध केवल 1 साल के लिए था, इसलिए उसे इसे गुप्त रखने में सक्षम होना चाहिए। उत्तर देने के बाद उसने साइनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट की फाइलें खोलीं और उन्हें एक एक करके जांचना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने सामने के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। प्रिया उठकर चली गई, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती। अभिषेक के लंबे और पतले शरीर ने उसे लिविंग रूम में दीवार से सटा दिया और फिर शराब की तेज गंध के साथ एक चुंबन ने उसे अभिभूत कर दिया। मिस्टर वर्मा, यहाँ नहीं, कृपया। ठीक है, वह नहीं बता सकती थी कि वह नशे में था या नहीं। अगर वह नशे में था तो भी वह उसे उठाकर बेडरूम में ले जाने में कामयाब रहा। अगर वह नशे में नहीं था तो उसकी जल्दबाजी वाली हरकतें आमतौर पर शांत और लगभग ठंडे अभिषेक से बिल्कुल अलग थीं। प्रिया को लगा कि वह ही शराब पी रही थी। उसका सिर घूमने लगा, समय बीतता हुआ लग रहा था और छत की रोशनी भी उसके साथ झूम रही थी। आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी नज़र उसके कॉलरबोन पर बने टैटू पर पड़ी। उसने जोर से काटा। दर्द महसूस करते हुए अभिषेक आखिरकार रुक गया। मुझे माफ़ करें, मी वर्मा, क्या यह आज के लिए आखिरी बार हो सकता है? उसकी आवाज़ भारी थी और उसका लहजा लगभग विनती भरा था। अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वे खत्म हो गए तो वह बाथरूम जाने के लिए उठ गया। प्रिया को लगा कि उसने अभिषेक का पॉज बटन ढूंढ लिया है। उसने हताशा में उसके टैटू को काटा था, उसे उसके प्रियजन की याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। और यह काम कर गया। उसने उसे छोड़ दिया। जब अभिषेक नहा रहा था, प्रिया ने जल्दी से कपड़े पहने और अपना लैपटॉप उठाया। जैसे ही वह काले रंग की पोशाक में बाहर आया, उसने तुरंत पूछा, मैं साइनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट पर कुछ उचित परिश्रम करने जा रही हूँ। मैं कल उनके प्रमुख से बात करूंगी। मैंने पहले ही अनुबंध को फिर से लिख दिया है, जिसमें उल्लंघन के प्रावधानों पर जोर दिया गया है। क्या आप एक नज़र डाल सकते हैं? उसकी औपचारिक आवाज़ में वह एक सचिव की तरह लग रही थी जो अपने बॉस के घर चली गई थी। अभिषेक ने एक भान उठाए और उसका हाथ उसके अभी भी गीले बालों को रगड़ रहा था। क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम थके हुए थे? प्रिया ने उसका मतलब समझ लिया और शर्मा गई। मैं नहीं कह रही थी कि तुम थके हुए हो। रात का खाना जल्द ही डिलीवर हो जाएगा। क्या? खाना खाओ, बात करते हैं। प्रिया हैरान थी क्योंकि वह उसके पीछे हटते हुए रूप को देख रही थी। वह भी अभी किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए बाहर गया था, तो वह डिनर क्यों मंगवा रहा था? लेकिन ये ठीक रहा, उसने अभी तक डिनर नहीं खाया था। डाइनिंग रूम में सहायक ने समुद्री भोजन और अन्य व्यंजन लाए थे। डिस्प्ले से ही प्रिया को पता चल गया कि यह उसकी कीमत सीमा से बाहर है। आगे बढ़ो, लहसुन नहीं है। अभिषेक ने उसे खाने के लिए इशारा किया जबकि वह केकड़ा छीलने लगा। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके हाथ काफ़ी सुंदर थे और उसकी सभी उंगलियां सुरुचिपूर्ण ढंग से पतली थीं। इस आदमी में कोई कमी नहीं थी। मी वर्मा, आप भी लहसुन नहीं खाते? अभिषेक का ध्यान उसके हाथ में रखे केकड़े पर था। जवाब में उसे गुनगुनाने में कुछ सेकंड लगे। प्रिया बहुत भूखी थी और चूंकि उसने खाना पेश किया था, इसलिए मना करना अजीब होगा। कुछ देर खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अभिषेक ने जो केकड़ा छीला था वह सब उसके कटोरे में आ गया है। मी वर्मा, बस खा लो। अभिषेक ने स्पष्ट रूप से उसके सवाल का जवाब देने की योजना नहीं बनाई थी। उसकी आवाज़ नर्म और गर्म थी। इस तरह की स्थितियों में आप केवल अनुबंध पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि आप वास्तविक नकदी के साथ वादा किए गए निवेश को कवर करना चाहते हैं तो कई अन्य समाधान हैं। आप अंतर को पूरा करने के लिए किसी तीसरे पक्ष से बातचीत कर सकते हैं, या आप ऋण के लिए मूल कंपनी से आवेदन कर सकते हैं। इस तरह परियोजना संभावित रूप से फिर से शुरू हो सकती है। प्रिया की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत आवेदन लिखने के लिए अपनी कटलरी नीचे रख दी, लेकिन उसकी कलाई अभिषेक ने पकड़ ली। ऊपर देखने के बाद वह उसकी संकीर्ण, स्पष्ट आंखों से मिली। उसकी निगाहों में तीव्रता बढ़ रही थी, जिससे उसकी नज़र को पकड़ना लगभग असंभव हो गया था। तुम्हारे पास अभी भी इतनी ऊर्जा है? प्रिया ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। मैंने कहा था कि आज के लिए यह आखिरी बार है। मैं सहमत नहीं थी। उस रात प्रिया केवल 3 घंटे सोई। अगले दिन जब वह उठी तो अभिषेक पहले ही जा चुका था। डाइनिंग टेबल पर उसने उसके लिए नाश्ता रखा था। अभी भी गर्मी थी और उसके बगल में एक नोट था। बिजनेस ट्रिप पर गया हूँ, अगले हफ्ते वापस आऊँगा। इस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अभिषेक। प्रिया ने नोट देखा और फिर टेबल पर रखे नाश्ते को
वह वाकई अभिषेक को नहीं समझ पा रही थी, जिसे वह निजी तौर पर जानती थी, और ऑफिस में वह ठंडा हिमखंड जैसा आदमी था। घर पर उसे सौम्य माना जा सकता था। कल रात जब उसने सेक्स की मांग की तो भी वह सौम्य था, मानो उसे चोट पहुंचाने का डर हो। अगर टैटू न होता तो उसे लगभग ऐसा लगता कि अभिषेक उसमें दिलचस्पी रखता है। अचानक प्रिया को लगा कि जिस महिला को उसने कई सालों से अपने दिल में संजोया था, वह वाकई ईर्ष्या करने लायक है। जब वह ऑफिस पहुंची तो सुबह की मीटिंग के बाद प्रिया ने लोन एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिया। दोपहर के आसपास प्रदीप अचानक दुखी दिखते हुए उसके ऑफिस में घुस आए। क्या तुम हेड ऑफिस से लोन के लिए अप्लाई करने की योजना बना रही हो? हमारी टीम ने अभी अभी एक बड़ी गलती की है, आपको लगता है कि वे इसे स्वीकार करेंगे? वे इसे स्वीकार करेंगे। प्रिया को यकीन था। चिंता मत करो। यह विचार अभिषेक से प्रेरित था और कल रात उनके अंतरंग समय के बाद उसे यह एहसान देना चाहिए, है न? अभिषेक स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यह परियोजना उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। मैं देख सकता हूं कि तुम में सुधार हुआ है, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये बहुत संभव नहीं लगता। सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना अपने आप में जोखिम भरी है। प्रदीप ने भौहें सिकोड़ी। कुछ और सोचो। लेकिन सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना शुरू करने का ये सबसे तेज तरीका है। प्रदीप, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। वह प्रदीप से ज्यादा चिंतित थी। अगर सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना सफल हो जाती है तो वह इस साल अभिषेक के पैसे वापस कर सकती है। प्रदीप ने एक पल के लिए सोचा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था, फिर भी उसे एक बूढ़े लोमड़ी की तरह कुछ असामान्य महसूस हुआ। ठीक है, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। अच्छा काम करो। अगला प्रोजेक्ट सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस से भी बड़ा है। प्रदीप को जाते हुए देखकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अपनी सीट पर वापस आकर उसने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना फ़ोन निकाला और अभिषेक के नंबर पर एक संदेश भेजा। मैंने आवेदन जमा कर दिया है। फ़ोन स्क्रीन को देखते हुए प्रिया एक पल के लिए झिझकी, फिर एक और संदेश जोड़ा। क्या आप विमान में हैं? सुरक्षित यात्रा करें। उसे सिर्फ एक शब्द का जवाब देने में कुछ समय लगा। व्यस्त। प्रिया ने जल्दी से संदेश डिलीट कर दिए और अपना फ़ोन रख दिया, ये सोचते हुए कि सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद टीम 3 का प्रदर्शन कैसे फिर से सुधरेगा। तब तक श्री प्रदीप संभवतः अगला प्रोजेक्ट उसे सौंप देंगे। इतना ही नहीं, उसका साल के अंत का बोनस कुछ हज़ार के आसपास होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कमीशन और उसका मूल वेतन अभिषेक की मदद के बिना उसकी मां के मेडिकल बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। उसे अचानक जीवन के बारे में आशा महसूस हुई। भले ही उसे देर रात तक ओवरटाइम करना पड़े और फिर अभिषेक के व्यावसायिक दौरे के दिनों में अपनी मां की संगति के लिए अस्पताल जाना पड़े, फिर भी वह हर दिन खुशी से मुस्कुराती रहती थी। हर दिन जब वह कार्यालय पहुंचती तो सबसे पहले वह कंप्यूटर चालू करती और जांचती कि हेड ऑफिस ने आवेदन को मंजूरी दी है या नहीं। आखिरकार ईमेल भेजे जाने के चौथे दिन हेड ऑफिस ने जवाब दिया। प्रिया ने जल्दी से इसे खोला तो उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदन स्वीकृत नहीं है लिखा देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर अभिषेक का नंबर डायल किया। कुछ घंटियां बजने के बाद अभिषेक ने फ़ोन उठाया। क्या हुआ? सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना के लिए ऋण आवेदन को मंजूरी क्यों नहीं दी गई? अभिषेक कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि निदेशक मंडल ने मूल्यांकन किया था कि सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना बहुत जोखिम भरी थी। लेकिन प्रिया, अभिषेक ने ठंडे स्वर में बीच में टोका, अब काम का समय हो गया है। और कुछ एक सख्त चेतावनी ने प्रिया को झकझोरकर जगा दिया। वह इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती थी कि अभिषेक उसके आवेदन पर सिर्फ इसलिए आंख मूंद लेगा क्योंकि वे दोनों साथ सोए थे। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने इसके लिए पैसे चुकाए हैं। आखिरकार यह एक लेन देन था। भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। और कुछ नहीं। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है मिस्टर वर्मा, उसने बिना उसके जवाब का इंतजार किए जल्दी से फ़ोन रख दिया। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा लगा। इस बीच मिस्टर प्रदीप को खबर मिली और वह गुस्से में कमरे में घुस आया। मैंने तुमसे कहा था कि यह काम नहीं करेगा प्रिया। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकता हूँ? मैंने इस बार किया और अब देखो क्या हुआ। जैसे ही मिस्टर प्रदीप ने उसे डांटना शुरू किया, किरण प्रिया का बचाव करने के लिए दौड़ी। मिस्टर प्रदीप, प्रिया की मां का एक्सीडेंट हो गया है। क्या आप उसे कुछ छूट दे सकते हैं? उसे कुछ छूट दे सकते हैं? आखिर कौन मुझे कुछ छूट देगा? श्री प्रदीप ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। ठीक है प्रिया, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना तुम्हारा अनुरोध था। अगर यह शुरू नहीं होती है तो तुम अपना बैग पैक कर सकती हो और बाहर निकल सकती हो। प्रिया अपनी सीट से उठी और उसने बहुत गहराई से सिर झुकाया। मैं माफ़ी चाहती हूँ श्री प्रदीप, मैं सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना को नहीं छोड़ूंगी। बेहतर होगा कि तुम हवा में बातें मत करो। ये कहते हुए श्री प्रदीप ने दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गए।
किरण श्री प्रदीप से भी ज्यादा गुस्से में थी। उससे मत डरो प्रिया, अगर बात बन गई तो हम बस छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ठीक हूँ। प्रिया ने अपनी मनस्थिति को समायोजित करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने अपनी नज़र वापस अपने कंप्यूटर पर घुमाई। मुझे सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना को सुरक्षित करना होगा। मुझे वह सम्मान वापस पाना है जो मैंने आज खो दिया है। अचानक ऑफिस का फोन बजा। प्रिया ने फोन उठाया। यह एक जानी पहचानी आवाज़ थी। सुश्री शर्मा, श्री वर्मा ने आपको अपने ऑफिस आने के लिए कहा है। वे अपनी यात्रा से वापस आ गए थे। प्रिया अपनी ऊंची एड़ी के जूते में सीढ़ियां चढ़ती हुई सीईओ के ऑफिस पहुंची। वह जानती थी कि अभिषेक को काम पर उसे कोई एहसान करने की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए उसे उसके खिलाफ कोई भावना रखने का कोई अधिकार नहीं था। दस्तक दस्तक। उसे आश्चर्य हुआ। अंदर से एक महिला की आवाज़ आई, अंदर आओ। वह अंदर चली गई, लेकिन अभिषेक कहीं नहीं मिला। केवल एक महिला शराब का गिलास पकड़े हुए मौजूद थी। वह महिला सुंदर थी और अंदर से बाहर तक अटूट आत्मविश्वास बिखेर रही थी। उसने एक हाई एंड हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके सुंदर फिगर को और निखार रही थी। वह अभिषेक के समान ही शान से पेश आ रही थी। जिस चीज ने प्रिया को चौंकाया वह उसका चेहरा था। यह उसके चेहरे से काफी मिलता जुलता था। तुम कौन हो? महिला भी उसे देखकर हैरान थी। मैं प्रॉस्पेरिटी कंसोर्टियम की निवेश टीम से प्रिया हूँ। श्री वर्मा ने मुझे आने के लिए कहा था। ओह महिला। हीथर ने ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया। अभिषेक कपड़े बदल रहा है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। प्रिया ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अभिषेक की ठंडी आवाज़ सुनी। वह सिर्फ एक विकल्प के रूप में फिट है। विकल्प? हाँ, और कौन हो सकता है? जाहिर है वह उसके बारे में बात कर रहा था। जाहिर है वह अपने असली प्यार को विवाह प्रमाणपत्र के मुद्दे को समझाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया को अभी एक जोकर की तरह महसूस हो रहा था। वह एक आदर्श जोड़े के जीवन में दखल दे रही थी। वह पहले हैरान थी कि अभिषेक ने उसे क्यों चुना, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने एक बार कहा था कि वह एकदम सही फिट है। आखिरकार बिना खून के रिश्तों के उसकी प्रेमिका जैसा चेहरा पाना वाकई मुश्किल था। वह मूल रूप से हीथर स्टैंडन बनने के लिए ही पैदा हुई थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस संयोग को तुच्छ समझे या इसके लिए आभारी रहे। विकल्प की उपाधि के बिना उसकी मां के पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं होते। प्रिया के उलझन भरे भाव को देखकर हीद को पता चल गया कि वह उसे पहचान नहीं पाई होगी और शायद कुछ गलत समझ गई होगी। लेकिन उसे यह गलतफहमी पसंद थी। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा, उसे एक सौम्य नज़र से बैठने का इशारा किया, फिर लाउंज के दरवाजे की ओर चली गई और अंदर मौजूद लोगों से धीरे से कहा, मैं अब वापस आ गई हूं और मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहने की योजना बना रही हूं ताकि हम आपके साथ मिलकर इसका सामना कर सकें। ये सबसे अच्छा है। प्रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। भावनाओं के उफान ने उसे अभिभूत कर दिया, जिससे वह 2 कदम पीछे हट गई और अपनी आवाज़ कम कर ली। ऐसा लगता है कि मिस्टर वर्मा व्यस्त हैं। मैं बाद में वापस आऊंगी। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बस चली गई। हीद ने बंद होते दरवाजे को देखा और अपने लाल होठों को थोड़ा ऊपर उठाया। उसका स्वर सामान्य हो गया। अभिषेक, आप निश्चिंत हो सकते हैं और उस कानूनी विभाग के विकल्प को निकाल सकते हैं। मेरे रहते हुए कोई भी वर्मा कॉर्पोरेशन को बदनाम नहीं कर सकता। आखिरकार लाउंज का दरवाज़ा खुला और अभिषेक अपनी पतली उंगलियों से अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए गंभीर चेहरे के साथ बाहर आया। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। हीद मदद करना चाहती थी, लेकिन अभिषेक ने जानबूझकर उसे टाल दिया। वह हमेशा ऐसा ही था, उसे कभी भी करीब आने का मौका नहीं देता था। उसकी उंगलियां थोड़ी सख्त हो गईं, लेकिन हीद ने उसे एक मुस्कान के साथ ढक दिया। तुम्हारी जुनूनी सफाई अभी भी इतनी गंभीर है। हम पुराने दोस्त हैं और तुम मुझे छू भी नहीं सकते। जब तुम शादी करोगे तो क्या करोगे? अभिषेक ने जवाब नहीं दिया। उसने ऑफिस के दरवाजे की तरफ देखा और फिर भौहें सिकोड़ लीं। क्या अभी यहाँ कोई था? नहीं, हीद ने शांति से जवाब दिया। कौन आने वाला था? हम, कोई ऐसा जिसे तुम नहीं जानते। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपनी लंबी टांगें क्रॉस कर लीं। पहले जेफरी को ढूंढूं। जब तुम तय कर लो कि कहाँ मिलना है तो मुझे मैसेज करो। जाने के इस स्पष्ट संकेत के साथ हीद और क्या कह सकती थी। ठीक है, मैं तब तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगा। उसके जाने के बाद अभिषेक ने प्रिया को फिर से कॉल करने के लिए ऑफिस का फ़ोन उठाया, लेकिन वह हिचकिचाया और फिर अपने सेल फोन से एक मैसेज भेजा। काम के बाद सीधे बे रेसिडेंस आ जाना। बे रेसिडेंस उसके घर का नाम था। उसे जवाब देने में थोड़ा समय लगा। मैं नहीं आ सकती, मुझे आज रात अपनी माँ के साथ रहना है। साथ ही काम के घंटे हैं, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए मिस्टर वर्मा? उसने वाकई उसके शब्दों को पलटकर उस पर फेंक दिया। अभिषेक हंसे बिना नहीं रह सका। प्रिया मिडिल स्कूल से ही हमेशा ऐसी ही थी।
ऐसा लगता था कि वह सहन कर सकती थी और उसके साथ घुलना मिलना आसान था, लेकिन वास्तव में वह संवेदनशील, तेज और कम आत्मसम्मान वाली थी, जो हमेशा अपने पंजों से किसी को भी उसके करीब आने से रोकने के लिए तैयार रहती थी। वह जानता था कि उसके कठोर बाहरी रूप के पीछे अनगिनत शिकायतें और दिल के दर्द थे, जिसके कारण ये हुआ। हाँ, सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं 2 घंटे ओवरटाइम काम करूंगी, इसलिए मुझे 8 बजे के आसपास वहां पहुंच जाना चाहिए। कार्यालय में प्रिया ने अपने फ़ोन पर फिर से टेक्स्ट मैसेज देखा, कुछ हैरान। अभिषेक का असली प्यार वापस आ गया था, तो वह उसे रेजिडेंस क्यों ले जाना चाहता था? निश्चित रूप से वह नहीं चाहता था कि वह उन्हें देखे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अनुबंध समाप्त करने के बारे में बात करना चाहता था? इस बारे में सोचने के बाद प्रिया को बेचैनी होने लगी। ऐसा नहीं था कि वह अभिषेक को जाने नहीं दे सकती थी, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसकी मां की सर्जरी होने वाली थी। अभिषेक के आग्रह के बिना उसे डर था कि डॉक्टर इतने ईमानदार नहीं होंगे। लेकिन असली व्यक्ति वापस आ गया था। वह किसी और के घोंसले पर कब्जा नहीं कर सकती थी।